बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम अध्याय 4 में जो वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमने पहले पढ़ा कि कैसे लकड़ी की कमी पड़ी और कैसे जंगलों को काटना शुरू किया, है ना, रेल पटरियों के लिए, जहाज़ों के लिए। आज हम चलेंगे सामाजिक वानिकी की ओर। यानी जब ये अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो गई तो स्वाभाविक है, संसाधन तो सीमित होते हैं ये, है ना, तो खत्म होने लगे। तो अंग्रेजों को अब ये चिंता सताने लगी कि ऐसा ना हो कि सारे जंगल समाप्त हो जाएं और फिर वही किल्लत शुरू हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, नए पेड़ उगाने के लिए, वनों को संरक्षित करने के लिए, जिससे कि आगे भी ये आपूर्ति बनी रहे, तो उन्होंने सामाजिक वानिकी या व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत की। ठीक है, तो व्यवसायिक वानिकी क्या है, यानी व्यवसायिक रूप से जो फायदेमंद हों उन वृक्षों को लगाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की उस समय में। सबसे पहले जब अंग्रेज लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं और आगे हमें ये आपूर्ति लकड़ी की निर्बाध रूप से नहीं मिलेगी, यानी सतत रूप से नहीं मिलेगी, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले, आज हमारा यही टॉपिक है व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। इसमें 2-3 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे कि इससे जो आम लोग थे वो कैसे प्रभावित हुए, किन लोगों को शिकार की छूट थी, व्यवसाय और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इन पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, अंग्रेजों ने क्या किया, डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को देश का पहला महानिदेशक बनाया गया। अर्थात जो ये डाइट्रिच ब्रैंडिस नाम के जो व्यक्ति थे जर्मन, वो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखने वाले थे, विशेषज्ञ थे, है ना। तो उनको देश का पहला, उनको बुलाया गया, उनसे सलाह मशवरा किया गया और उनको देश का, भारत का पहला वन महानिदेशक बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैंडिस ने 1964 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। यानी उन्होंने क्या किया, आके सबसे पहले उससे संबंधित एक वन सेवा की स्थापना की, जिससे कर्मचारियों को भर्ती किया गया और जगह जगह उनको चौकियां बना दी गई, जो हम आज देखते हैं फॉरेस्ट चौकी, और वहां पर लोगों को वनों की रक्षा के लिए, है ना, कुछ नियम कानून बनाए गए और वनों की रक्षा के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए। ठीक, तो 1865 में, यानी 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। ये वन अधिनियम में वो बातें डाली गई कि क्या वैधानिक है और क्या अवैधानिक, यानी जो लोग अभी तक जंगलों में रह रहे थे, वहीं पर उनके ही थे, सारे घर आंगन था, उनके लिए अब ये कानूनन अपराध हो गया था उसमें बिना अनुमति के प्रवेश करना। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा था वनों को उस समय, है ना, जो है अभी आगे अपन बताएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वन सेवा शुरू की और वन अधिनियम लाए, और उसके बाद 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक वानिकी क्या, यानी साइंटिफिक तरीके से कैसे पेड़ पौधों को लगाया जाए, ज़्यादा लाभ कमाया जाए। हालांकि आज जो हमारे जितने भी ये विशेषज्ञ हैं वन विभाग से संबंधित, उनका कहना है कि कतई ही वैज्ञानिक नहीं थी पद्धति, है ना। तो वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विभिन्न प्रजाति के प्राकृतिक वनों को काट दिया गया और एक ही प्रजाति के पेड़ पंक्तिबद्ध किए गए, इसे बागान कहा जाता था। यानी उन्होंने क्या किया, पहले जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष हमारे यहाँ होते थे, उनको काट दिया गया, है ना, उनको काट दिया गया। और अब उनको जैसे जैसे पेड़ उनको चाहिए थे, जैसे सीधे सतर एकदम लंबे लंबे पेड़ उनको चाहिए थे, बहुत बड़ी, क्योंकि स्लीपर्स के लिए लंबी लंबी पटरियां के लिए लंबे लंबे स्लीपर चाहिए होते हैं, मजबूत हों जो, तो उन्होंने वो पेड़ लगाए, है ना, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी, और एक कतार में पंक्तिबद्ध लगा दिया गया। यानी एक लाइन में सिर्फ साल के वृक्ष होंगे, एक में सिर्फ सागौन के होंगे। तो उस जगह जितने भी और नेचुरल विभिन्न प्रजाति के पेड़ थे, उन सबको काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बागान, यानी पेड़ों के भी, वृक्षों के बागान लगाने शुरू किए। सिर्फ चाय और कॉफी के ही नहीं, बल्कि ये साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, जो उनको चाहिए थे उसके उन्होंने बागान लगाने शुरू कर दिए वृक्षों में। तो ये पद्धति वो लाए थे, और कहीं ना कहीं जो नेचुरल व्यवस्था थी, जिससे कि आम जनजीवन अपनी रोजी रोटी कमाता था, यानी वो कंदमूल, फल, हमारे यहाँ देखते हैं ना, रामायण में वनवास गए थे राम जी, तो उनको सारा भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक तरीके से मिल जाती। तो वो जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके उन्होंने व्यावसायिक पेड़ लगाए जिनकी उन्हें आवश्यकता थी।
ठीक है, तो ये चीजें थी, उनको उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया। अब आगे क्या हुआ, ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद वनों को काट डाला और 3 तरह के वनों में बांटा था उन्होंने, है ना। उन्होंने वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। 3 भागों में क्या किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, वर्गीकृत किया। कैसे किया, पहला तो था, कौन सा वन था, पहला है संरक्षित वन, है ना, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। ठीक है, पहला आरक्षित यानी रिजर्व, सुरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा था ग्रामीण, है ना, ग्रामीण। तो क्या था, अब लोगों को परेशानियां पैदा हुई, यानी जो वो करते थे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। जो ये आरक्षित वन थे इसमें तो प्रवेश पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई थी, यानी इसमें घुसोगे और पकड़े जाओगे तो क्या होगा, आपको जो वनपाल थे वो पकड़ेंगे, जो भी दंड निर्धारित होगा वो दिया जाएगा। तो जो सामान्य जनजीवन था वो प्रभावित हुआ, स्वाभाविक है प्रभावित होगा। ठीक है, कैसे प्रभावित हुआ, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, तो मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगी। ठीक है, और आप उसको समझें और अपने क्वेश्चंस में भी डालने वाले। ठीक है, प्रभावित हुआ तो ऐसे प्रभावित हुआ कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वन सुरक्षित कर दिए गए थे तो सिर्फ लोग इसमें से ज्यादातर ले सकते थे, इसमें से भी कुछ शर्तों के साथ लकड़ी वकड़ी ले सकते थे। लेकिन जो लोग वहां रह रहे थे उनका जीवन यापन तो उसी से हो रहा था। वो खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां सभी पर निर्भर थे, है ना। तो ये सब खत्म हो गया, अब उनकी आजीविका भी खत्म हो गई, उनके सारे संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनायास। तो उनको होने ही है। और क्या किया गया कि उनको भाई वो सारे वृक्ष काट दिए गए जिनसे जो पुरानी प्रजातियों के थे नए लगाए गए, जबकि लोगों को जो आम जी लोग थे उनको क्या चाहिए था, उनको चारे से संबंधित वृक्ष चाहिए थे, पत्ते से संबंधित चाहिए थे, जिससे वो दोना पत्तल बनाते थे, पहले भोजन भी की वो व्यवस्था थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और उसके अलावा उनको जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ मिलती थी जिन पर वो निर्भर थे, जिनको बेचकर भी लाभ कमाते थे और वो घरेलू आम जीवन में भी उनको काम आती थी। कंदमूल फल खाकर, जैसे बरसात में जब फसल नहीं होती थी तो वो उन पर ही डिपेंड होते थे, है ना। महुए से बहुत सारी चीज़ें करते थे, अलग अलग जो फल फूल उनको प्राप्त होते थे उनसे वो अपना जीवन यापन करते थे। वो ख़त्म कर दिया, वो पेड़ काट दिए, नए लगा दिए, तो वो परेशान हो गए। दूसरा, प्रतिबंधित कर दिया, तो अब क्या होने लगा था, लोग छुप छुप के चोरी छिपे पर लकड़ियां लाना शुरू की। तो जब वो पकड़ में आते थे, वो वनपाल जो थे, उनके जो चौकीदार टाइप के होते थे, उनको वो पकड़ लेते थे। अगर उनके पकड़ में आने पर तो फिर वो नाजायज मांगे करते थे कि भाई हमें खाने को दो, हमें ये दो, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई थी, है ना। तो हम कहते हैं आज ये भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं उसी जमाने की देन है। तो लोगों का जनजीवन ऐसे प्रभावित हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि भाई कैसे उस पर शिकार कौन कौन कर सकता था, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, कैसे प्रभावित हुई। तो हम जानते हैं कि जो घुमंतु जातियां होती हैं, जो जंगली आदिवासी हमारे लोग हैं, जंगल में निवास करने वाले, है ना, तो उनका तो जीवन वो है कि वो कृषि को स्थायी रूप से तो करते नहीं थे। झूम कृषि, या कहते हैं कि वो जो होती थी ना तात्कालिक झूम कृषि जो होती थी, कृषि को जैसे पेड़ काट दिए उन्होंने, जला दिए और उसको राख को बिछा दिया, है ना। पहली बारिश जैसे हुई उसमें बीजों को रोप दिया, उससे जो फसल होती थी उन्होंने 1 आध साल उस पर फसल की, फिर वो उस जगह को फिर खाली छोड़ दिया, कई वर्षों तक उस पर खेती नहीं करते थे, जिससे वहां फिर से वन उगा,
है ना। यानी परमानेंट वो जगह खेती के लिए नहीं करते थे, फिर वो नई जगह पे ऐसा करते थे। तो इससे क्या होता था, ये उनकी यही प्रकृति थी, यही इस तरह से खेती करते थे वो। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नाम है, जैसे भारत में झूम कृषि है, वेवर भी कहते हैं, दाहिया भी करते हैं, बर्मा में उसको टांगिया कहते हैं। यानी पूरे विश्व में ये खेती इस तरह से की जाती थी, सिर्फ भारत में ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इस पर अंग्रेजों ने कहा कि इससे तो जंगल साफ हो जाएंगे, जंगलों को नुकसान है, तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। तो उससे अब क्या हो गया कि लोग परेशान हो गए, भाई कृषि नहीं होगी तो उनको खाने के लिए जो अनाज थोड़ा बहुत वो उत्पादन करते थे वो नहीं। तो इस प्रकार से उसके वनों के नियमन से उनकी जो कृषि झूम कृषि थी, है ना, कहते हैं हस्तांतरित कृषि, यानी एक बार अभी की फिर दोबारा से, है ना, स्थानांतरित कृषि कहते हैं इसको। स्थानांतरित मतलब जगह समय समय पर इसका स्थानांतरण होता रहता है, ऐसे नहीं कि आज ये खेती यही रहेगा, आज यहाँ है, 1-2 साल यहाँ की, फिर वो आगे बढ़ जाते और दूसरी जगह करते, उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, फिर वहाँ वन उगाते थे। तो ये प्रक्रिया थी, ठीक है। तो नियमन से उनकी इस कृषि पर रोक लगा दी गई, तो स्वाभाविक है वो प्रभावित तो होंगे। उसके बाद है शिकार कौन की आज़ादी किसे थी, शिकार की आज़ादी किसे थी, आज़ादी किसे थी। तो इसमें हम देखें शिकार की आज़ादी, तो सबसे पहले तो जो लोग हुआ करते थे वो शिकार से, आखेट से अपना जो छोटा मोटा जंगली सुअर, हिरण, इनका शिकार करके अपना काम चलाते थे। लेकिन अब वो प्रतिबंधित हो गया था क्योंकि सारा नियमित हो गया था। तो अब शिकार कौन करेगा, अंग्रेज जिसको कहेंगे कि भाई जो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ी संख्या पे उस समय शिकार हुआ। पहले राजा महाराजा लोग करते थे, बड़ा शिकार का एक क्रेज हुआ करता था, और छोटे मोटे जानवरों को मारकर जो लोग आसपास के थे स्थानीय निवासी वो अपना काम चलाते थे। लेकिन उन्होंने उस पर रोक लगा दी। अब केवल उन्होंने कहा कि आप बड़े बड़े जो जानवर हैं, शेर है, शिकार, सिंह है, बाघ है, तेंदुआ है ना, इनका शिकार आप करोगे। तो इनको उनको लगता था कि ये जो जानवर हैं ये खतरनाक हैं किसानों के लिए, तो इनको समाप्त कर दिया जाए और हम एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, ये बर्बरता की निशानी है, उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने बड़े बड़े बाघों के शिकार के लिए इनाम घोषित किए। बाघ, तेंदुआ, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे ना, उनके शिकार पर इनाम घोषित कर दिया। तो ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में बाघ मारे जाने लगे, है ना, लोग इनाम पाने के लिए। बड़े बड़े सिंह, वो बाघ हैं, तेंदुए हैं, है ना, भेड़िए हैं। तो ये इनके शिकार इतनी संख्या में हुए कि ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ गई। फिर बाद में कहा गया कि भाई इनको संरक्षित करो, ये प्रजातियों को तो संरक्षित करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आम लोग शिकार नहीं कर सकते थे, वो जिसको अधिकृत करते थे वही लोग शिकार कर सकते थे। तो इससे भी जनजीवन जो है, अगर शिकार करते कोई पाएगा तो फिर वही जो मैंने अभी लकड़ी के लिए कहा था, कुछ भी लेते हुए पाए जाते तो फिर वो घूस दो, है ना। तो सिर्फ वो जो इसको कहते थे उसको ही आप मार सकते हो, वो भी उनकी अनुमति से, और उस पर उनको छूट थी। बाकी के उसमें अपनी मर्जी से वो शिकार नहीं कर सकते थे, छोटे मोटे जानवरों का भी। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि वो पशु प्रेमी थे, है ना, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो बाघों की मृत्यु हुई और बाघ खत्म हो गए। आज हम जानते हैं कि भारत में बाघ संरक्षण के लिए कितने सारे बनाए गए हैं टाइगर रिजर्व, है ना। तो ये था पूरा। तो इससे ये जनजीवन प्रभावित हुआ, और शिकार के वो भी, तो आम जो जनजीवन था उसमें असंतोष फैला। जब असंतोष फैलता है तो क्या होता है, फिर आंदोलन भी होते हैं। तो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो वनवासी थे उन्होंने कैसे विद्रोह किया, कैसे संघर्ष किया, है ना, और इनके विरुद्ध बिगुल छेड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी का, धन्यवाद।